Hello and welcome back to my channel. My name is Smita Kataria. Today I'm going to discuss very important and very famous lyrical ballad, The Lady of Shalott, which was written by Alfred Lord Tennyson, another Victorian period poet. The poem has two versions. It was first published in 1833 and the second version was published in 1842. So today I will discuss the second version. Friends, this poem is very lengthy and I'm explaining it line by line. So video can be long. Let's get started now. लेडी ऑफ शैलॉट के कुछ की फैक्ट्स हैं। पोम को टू डिफरेंट वर्जन में पब्लिश किया गया है। फर्स्ट वर्जन में 20 स्टेंजास हैं जो 1833 में पब्लिश किया गया था और सेकंड वर्जन में 19 स्टेंजा थे जो 1842 में पब्लिश किया गया था। सेकंड वर्जन और फर्स्ट वर्जन में यही डिफरेंस है कि सेकंड वर्जन की जो एंडिंग है वो फर्स्ट वर्जन से ज्यादा बेहतर है। इस पोम का फॉर्म है लिरिकल बैलेट। इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी सी 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 बी। इसका मतलब है जो फिफ्थ लाइन है वो नाइन्थ लाइन से राइम होती है। इस पोम का टाइटल बेस है एलेन ऑफ एस्टेलेट से। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि इस पोम में पोएट एक मिस्टीरियस लेडी के बारे में बताते हैं जो एक जादुई कपड़ा बुनती रहती है। ये वो कपड़ा है जो ये बुनती है और वो अपने आइलैंड जो नदी के बीचों बीच में है उसमें रहती है। वो बाहर की दुनिया को एक मैजिकल मिरर से देखती है। ये वो मैजिकल मिरर है क्योंकि उसके ऊपर एक श्राप है कि वो बाहर की दुनिया अपनी आंखों से डायरेक्टली नहीं देख सकती, नहीं तो वो जो श्राप है वो उसके ऊपर असर करना शुरू हो जाएगा। इस पोम की सेटिंग किंग आर्थर के समय की है। जब मिडिवल एजेस का समय था, जब किंग आर्थर का शासन था, उस समय की सेटिंग रखी गई है और किंग आर्थर की टाइम पीरियड के ही कुछ कैरेक्टर से इंस्पायर होकर के टेनिसन ने ये पोम को लिखा है। अब हम पोम को स्टार्ट करते हैं। Part 1. On either side the river lie, long fields of barley and of rye, that clothe the world and meet the sky, and through the fields the road runs by, to many tower Camelot. बार्ले मतलब जौ। जौ और राय के अनाजों के बहुत बड़ी बड़ी फसलें हैं, बहुत बड़े बड़े मैदान हैं और इन मैदानों की साइड से एक रिवर बह रही है। दैट क्लोथ द वर्ल्ड एंड मीट द स्काई, और ये मैदान इतने लंबे हैं कि इन्होंने खुले मैदानों को कवर कर रखा है और ऐसा लगता है मीट द स्काई जैसे आसमान को छू रहे हों। एंड थ्रू द फील्ड्स द रोड रन बाय, और इन्हीं मैदानों के बीच में से एक रोड निकल रही है। टू मैनी टावर कैमलॉट, जो कैमलॉट के किले की तरफ जा रही हो। एंड अप एंड डाउन द पीपल गो, गेजिंग वेयर द लिलीज ब्लो, राउंड एन आइलैंड देयर बिलो, द आइलैंड ऑफ शैलॉट। आते जाते लोग, गेजिंग मतलब ताकना, देखना, लिलीज के फूलों को देख रहे हैं। इन लिलीज के फूलों ने आइलैंड को चारों तरफ से घेर रखा है। इसका मतलब है आइलैंड के चारों तरफ लिलीज के फूल खिले हुए हैं और आते जाते लोग इन्हीं फूलों को देख रहे हैं, ताक रहे हैं। और ये आइलैंड किसका है? द आइलैंड ऑफ शैलॉट, उसी लेडी का। Willows whiten, aspen quiver, little breeze dusk and shiver. विलोज एक तरह के ट्री होते हैं और एस्पन भी एक लंबे लंबे ट्री होते हैं जिनकी लीव्स छोटी होती हैं। विलोज ट्री वाइट पड़ चुके हैं। एस्पन ट्री क्वेवर हवा के चलने से फड़फड़ा रहे हैं। क्वेवर मीन्स फड़फड़ाना। लिटिल ब्रीजेज डस्क एंड शिवर, लिटिल ब्रीजेज हल्की हल्की हवा जो शाम के समय चलती है। डस्क मतलब शाम के टाइम पर जो हल्की हल्की हवा चलती है उसके चलने से शिवर कपकपी होती है, कंपन होता है। थ्रू द वेव दैट रन्स फॉर एवर, और ये हवा लहरों के साथ कॉन्स्टेंटली चलती रहती है। फॉर एवर मतलब कॉन्स्टेंटली चलना। बाय द आइलैंड इन द रिवर फ्लोइंग डाउन टू कैमलॉट, यह हवा आइलैंड से होते हुए नदी में बह करके कैमलॉट की तरफ फ्लो करती है। अब पोइट आगे इस आइलैंड का स्ट्रक्चर बता रहे हैं। फोर ग्रेस वॉल्स एंड फोर ग्रेस टावर्स ओवरलुक a space of flowers and the silent isle embower the lady of Shalott. इस आइलैंड का वो स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि इस आइलैंड में 4 ग्रे वॉल्स हैं, 4 ग्रे कलर की दीवारें हैं और 4 ग्रे कलर के टावर्स हैं। ओवरलुक अ स्पेस ऑफ फ्लावर्स, जिसको पूरी तरह से फ्लावर्स ने कवर कर रखा है। मीन्स इस पूरे आइलैंड के चारों तरफ फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं, पूरी तरह से घिरा हुआ है ये आइलैंड फ्लावर से। एंड द साइलेंट आइल, आइल मतलब आइलैंड, और ये सुनसान टापू या सुनसान आइलैंड में कैद कर रखा है। एम्बावर मतलब कैद करना। इस सुनसान आइलैंड में कैद कर रखा है किसको? द लेडी ऑफ शैलॉट, लेडी ऑफ शैलॉट को इस सुनसान आइलैंड में कैद कर रखा है।
इसी नदी के बीचों बीच से होकर के कई लोग कैमलेट के किले की तरफ जाते हैं। तो आगे पोइट ये बोलते हैं, बाय द मार्जिन विलोड वेल्ड slide the heavy barges trailed by slow horses unhailed and shallow-footed silken sails skimming down to Camelot. पोइट ये बोलते हैं कि जो विलो ट्रीज हैं इन्होंने नदी के किनारों को ढक रखा है। वेल्ड मतलब ढकना। स्लाइड द हैवी बार्जेस, और इसी नदी से हैवी बार्जेस मतलब जो बहुत बड़े वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं, ऐसे ट्रांसपोर्ट जिनका फ्लैट सरफेस होता है और उनके ऊपर वेट रखा जाता है, बड़े बड़े वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो भी इस नदी से होकर के कैमलोट की तरफ जाते हैं। स्लो हॉर्सेस, और जो घोड़े हैं वो धीरे धीरे अपनी स्पीड से यहाँ से निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं। एंड द शैलो फ्लिटेड, और जो छोटी छोटी नाव हैं, छोटे छोटे वाटर ट्रांसपोर्ट हैं, वो भी यहाँ से गुजर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कैमलट के किले की तरफ। इतना बिजी रूट होने के बाद भी, ये जो नदी है, नदी का इतना बिजी रूट होने के बाद भी, अब पोइट एक क्वेश्चन करते हैं, बट हु हैड सीन हर वेव हर हैंड, और किसी ने उस लेडी ऑफ शैलॉट को अपना हाथ हवा में हिलाते हुए देखा है? और एट द केसमेंट सीन हर स्टैंड, और या फिर किसी ने उसको उसकी खिड़की पर खड़े होते हुए देखा है? और इज शी नोन इन ऑल द लैंड, और क्या कोई उसको जानता है? और जानता भी है तो किस नाम से जानता है? द लेडी ऑफ शैलॉट के नाम से जानता है। ये सब क्वेश्चंस पोइट यहाँ करते हैं। Only reapers reaping early, in among the bearded barley, hear a song that echoes cheerily, from the river winding clearly, down to tower Camelot. Bearded barley मतलब घनी जौ की फसल, reapers मतलब वो लोग जो फसल काटते हैं। यहाँ पोइट ये बोलते हैं कि सुबह उठकर घनी जौ की फसल काटने के लिए जो रीपर्स आते हैं, केवल वही लोग हेयर अ सॉन्ग दैट इकोज चेयरली, उस लेडी का गाना सुन पाते हैं। जो गाना नदी के पानी के ऊपर गूंज रहा होता है, उस गाने को कौन सुनता है? ओनली रीपर्स। इको मतलब गूंजना। फ्रॉम द रिवर विंडिंग क्लियरली डाउन टू टावर कैमलॉट, और ये गाना तब सुन पाते हैं जब नदी का पानी कैमलॉट के कासल की तरफ बढ़ रहा होता है। एंड बाय द मून द रीपर weary, piling shaves in uplands airy, listening whispers is the fairy lady of Shalott. और शाम के वक्त जब चंद्रमा बाहर आ जाता है और रीपर्स फसल काटने वाले थक जाते हैं, वेरी मतलब थकना, थकान। पाइलिंग शेव्स फसल कटी हुई, उसको इकट्ठा करने को पाइलिंग शेव्स कहते हैं। सो बाय द मून द रीपर वेरी, पाइलिंग शेव इन अपलैंड एरी, जब चंद्रमा शाम के समय बाहर आ जाता है और रीपर्स फसल काटकर थक जाते हैं और अपनी फसल को इकट्ठा करते हुए उस वक्त उस लेडी के गाने को सुनते हैं, उन्हें एक गाना सुनाई देता है और वो रीपर्स क्या कहते हैं? ये आवाज उस फेरी लेडी की है। किसकी है? द लेडी ऑफ शेलॉट। पार्ट सेकंड की शुरुआत में टेनिसन हमें ये बताते हैं कि वो लेडी क्या क्या करती है। देयर शी वेव्स बाय नाइट एंड डे, अ मैजिक वेब विद कलर्स के, शी हैड हर्ड अ विस्पर से, अ कर्स इज ऑन हर इफ शी स्टे टू लुक डाउन टू कैमलॉट। टेनिसन ये बोलते हैं कि वो दिन रात एक मैजिकल वेब मतलब जादुई कालीन या कपड़ा जो चमकदार है वो बुनती रहती है। शी हैज़ हर्ड अ विस्पर से, और उसके आइलैंड के आसपास के लोगों से उसने रूमर्स क्या सुनी है, दैट अ कर्स इज ऑन हर इफ शी स्टे टू लुक डाउन टू कैमलॉट। उसके ऊपर एक श्राप है कि वो कैमलॉट को अपनी आंखों से डायरेक्टली नहीं देख सकती नीचे। शी नोज नॉट व्हाट द कर्स में बी, एंड सो शी वेव्ड स्टीडीली, एंड लिटिल अदर केयर हैड शी द लेडी ऑफ शैलॉट। लेकिन वो इस कर्स के बारे में ज्यादा जानती नहीं है, तो वो अपना ज्यादा समय वेविंग मतलब जो वो कालीन बुन रही है उसमें ही लगाती है। स्टीडी मतलब तेजी से वो कालीन ही बुनती रहती है और वो इस कर्स की तरफ, इस श्राप की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती। उसको नहीं पता क्या है उसके ऊपर ये श्राप। एंड लिटिल अदर केयर हैड शी, इसके अलावा, इस बुनाई के अलावा वो ज्यादा किसी और चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देती, किसी और को इंपॉर्टेंस या केयर नहीं करती। द लेडी ऑफ शैलॉट। And moving through a mirror clear that hangs before her all the year, shadows of the world appear, and there she see the highway near, winding down to Camelot. और वो मिरर के थ्रू बाहर की दुनिया देखती है, और वो क्या क्या देखती है मिरर में? एंड मूविंग थ्रू अ मिरर क्लियर, और वो अपनी मिरर की तरफ यानी कि आईने की तरफ जाती है। दैट हैंग्स बिफोर हर ऑल द ईयर, और वो मिरर उसके सामने हमेशा टंगा रहता है, लगा रहता है। शेडोज ऑफ द वर्ल्ड अपियर, और वो मिरर में पूरी दुनिया देखती है, पूरी दुनिया की शेडोज को देखती है। देयर शी सीज द हाईवे नियर वाइंडिंग डाउन टू कैमलॉट, कैमलॉट की तरफ जाता हुआ जो पास में हाईवे है
उस हाईवे को भी वो मिरर के थ्रू ही देखती है। There the river eddy whirls, and there the surly village churls, and the red clock of market girls passed onward from Shalott. क्या देखती है मिरर में? नदियों की सतह पे जो गोल गोल पानी घूमता है उनकी हलचल देखती है, और गांव के जो गंभीर किसान हैं वो उनको देखती है, श्रली विलेज चर्ल्स, यानी कि जो गंभीर किसान है उनको वो मिरर में देखती है। एंड द रेड क्लॉक ऑफ मार्केट गर्ल, वो लड़कियां जिन्होंने रेड क्लॉक के कपड़े पहन रखे हैं, इस तरह का कपड़ा होता है, इस तरह का कोट होता है रेड क्लॉक, उन लड़कियों को देखती है जो उसके टावर की तरफ से होकर के गुजरती हैं, मार्केट की है। Sometimes a troop of damsel glad, and a bot of an ambling pad, sometimes a curly shepherd lad, or long-haired page in crimson clad goes by to Tower Camelot. और कभी कभी वो एक ग्रुप को देखती है, कौन से ग्रुप को? जो अनमैरिड वुमेन होती हैं या जो अनमैरिड गर्ल्स होती हैं जो खुश होती हैं, उस ग्रुप को वो देखती है। एन अबॉट ऑन एन एम्बलिंग पैड, और कभी वो एक क्लर्जीमैन, जो चर्च के क्लर्जी होते हैं या जो ऑफिशियल्स होते हैं, उनको उनके घोड़े पर जाते हुए देखती है। समटाइम्स अ कर्ली शेफर्ड लैड, और कभी कभी वो घुंघराले बाल वाले शेफर्ड को देखती है, यानी कि चरवाहा को देखती है। और लॉन्ग हेयर पेज इन क्रिम्सन क्लैड, पेज यानी कि नोबल मैन का जो सर्वेंट होता है, जैसे ये पिक्चर में है, इसके लॉन्ग हेयर है, इस सर्वेंट के लॉन्ग हेयर है और इसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए हैं। तो कभी-कभी वो ऐसे सर्वेंट को देखती है जो लाल रंग के कपड़े पहने हुए हैं और इसके बाल लंबे हैं। और ये सब कहाँ जा रहे हैं? कैमलॉट की तरफ जा रहे हैं। एंड सम टाइम थ्रू द मिरर ब्लू द नाइट्स कम राइडिंग टू एंड टू, शी हैड नो लॉयल नाइट एंड ट्रू, द लेडी ऑफ शैलॉट। और कभी-कभी वो अपने ब्लू मिरर में योद्धाओं को देखती है जो राइडिंग, घुड़सवारी कर रहे होते हैं। दो योद्धाओं को देखती है। शी हैड नो लॉयल नाइट, लेकिन उसके पास कोई सच्चा लॉयल योद्धा नहीं है, लेडी ऑफ शैलॉट। But in her web she still delights to wave the mirror magic sights, for often through the silent nights a funeral with plum and lights and music went to Camelot. पोइट आगे कहते हैं कि चाहे उसके पास कोई योद्धा ना हो जो उसे प्यार करे, लॉयल रहे, लेकिन वो अपनी बुनाई में ही खुश रहती है। बट इन हर वैव शी स्टिल डिलाइट, जो भी वो बुनती है उसी में ही खुश रहती है, उसी से ही उसको खुशी मिलती है। टू वेव द मिरर मैजिक साइट्स, और जो भी वो मिरर में देखती है, जो भी मिरर में उसको साइट्स दिखाई देती हैं, उसको वो बुनती रहती है। फॉर ऑफन थ्रू द साइलेंट नाइट्स, रात के समय जब सब शांत हो जाता है, अ फ्यूनरल विद प्लम एंड लाइट्स एंड म्यूजिक वेंट टू कैमलॉट, एक वो शव यात्रा देखती है जो पूरी तरह से सजी रहती है, लाइट्स म्यूजिक से निकाली गई शव यात्रा दिखती है जो कैमलॉट की तरफ जा रही होती है। और when the moon overhead came to young lovely lately wed, I'm half sick of shadows said the lady of Shalott. जब चांद पूरा निकला हुआ होता है तब वो एक न्यूली वेड रोमांटिक कपल को देखती है जो रोमांस करते हैं, और वो फ्रस्ट्रेटेड होकर ये बोलती है, आई एम हाफ सिक ऑफ शेडोज, अब मैं इस तरह की जिंदगी से थक चुकी हूँ, मिरर के थ्रू देखी गई बाहर की दुनिया से, ऐसी जिंदगी से मैं अब थक चुकी हूँ। लेडी ऑफ शैलॉट। A bow shoot from her bower is, he rode between the barley sheaves. The sun came dazzling through the leaves, and flame upon the basin graves of bold Sir Lancelot. यहाँ पोएट एक योद्धा के बारे में बता रहे हैं जिसकी झलक उसको मिरर में मिलती है, दिखती है। तो पोएट आगे बोलते हैं कि एक दिन ऊंचे टावर में वो अपने मिरर की तरफ देखती है तो उसे एक ऐसी झलक दिखाई देती है जो क्षण भर की होती है, बहुत ही कम समय की होती है, और उस झलक को, उस इमेज को वो बाउ शूट से कंपेयर करते हैं। बाउ शूट उसे बोलते हैं जब एक तीर छोड़ा जाता है तो वो जो डिस्टेंस कवर करता है वो बहुत कम समय का होता है, और ऐसे ही वो लेडी ने जो उस मिरर में एक योद्धा की इमेज दिखाई दी वो भी बहुत क्षण भर की थी। ही रोड बिटवीन द बार्ले शेव्स, और वो योद्धा जौ की कटी हुई फसलों से होता हुआ आ रहा था। द सन केम dazzling थ्रू द लीव्स, अब सूरज की चमकदार रोशनी पत्तों के बीच से होते हुए, एंड फ्लेम अपॉन द brazen graves ऑफ बोल्ड सर लैंसलॉट, जब वो रोशनी लैंसलॉट के ब्रास शील्ड पर पड़ती है, और इस तरह से तेजी से पड़ती है कि वो शील्ड किसी आग की तरह चमक उठती है। ब्राजन ग्रेव्स मतलब पीतल की बनी हुई शील्ड, सर लैंसलॉट की पीतल की बनी हुई शील्ड। A Red Cross knight forever kneeled to a lady in his shield that sparkled on the yellow field beside remote Shalott. पोइट आगे बोलते हैं जो सर लैंसलॉट की ब्रास शील्ड है
उस शील्ड पर रेड क्रॉस नाइट की पिक्चर लगी हुई है और रेड क्रॉस नाइट एक लेडी के सामने घुटनों के बल पर बैठे हुए हैं। फ्रेंड्स, ये रेड क्रॉस नाइट का कैरेक्टर एडमंड स्पेंसर की फेयरी क्वीन से लिया गया है। दैट स्पार्कल ऑन द येलो फील्ड बिसाइड रिमोट शैलोट। रिमोट शैलोट मतलब सुनसान आइलैंड। और वो शील्ड पीले रंग के मैदान में वीरान आइलैंड के पीछे आग की तरह चमक रही है। The gemmy bridle glittered free, like to some branch of stars we see, hung in the golden galaxy. The bridle bells rang merrily as he rode down from Camelot. Gemmy means स्टोन से भरा हुआ ब्रिडल मतलब लगाम। सर लेंसलॉट का जो घोड़ा है उस पे जो लगाम लगी हुई है उसमें कुछ प्रेशियस स्टोन्स लगे हुए हैं, यानी कि कुछ रत्न जड़े हुए हैं। तो वो रत्न इस तरह से चमक रहे हैं, ग्लिटर मीन्स चमकना, लाइक टू सम ब्रांचेस ऑफ स्टार्स वी सी हंग इन द गोल्डन गैलेक्सी। जैसे ब्रह्मांड में तारे चमकते हों, इस तरह से वो स्टोन्स चमक रहे हैं जो घोड़े की लगाम पे लगे हुए हैं। द ब्रिडल बेल्स रैंग मैरिली एज ही रोड डाउन फ्रॉम कैमलॉट। और वो घोड़े की लगाम में कुछ छोटी छोटी बेल्स लगी हुई हैं और वो बेल से बहुत मीठी मीठी आवाज आ रही है। मैरिली मीन्स स्वीट आवाज। जब वो घोड़ा कैमलॉट की तरफ बढ़ता है तब उन बेल्स में से आवाज आती है। And from his blazon baldric slung a mighty silver bugle hung, as he rode his armor rung beside remote Shalott। और सर लैंसलॉट ने एक बेल्ट पहनी हुई है जो डेकोरेटेड है और अ माइटी सिल्वर बगल हंग, और उस बेल्ट में एक सिल्वर बगल लटका हुआ है, कुछ इस तरह से होता है। और जब वो सर लैंसलॉट उस सुनसान आइलैंड की तरफ से होकर के कैमलॉट की तरफ जाते हैं तो उन्होंने जो वो कवच पहन रखा है उस कवच में से घंटियों की आवाजें आती हैं। All in the blue unclouded weather, thick jewels shone, the saddler leather, the helmet and the helmet feather, burned like one burning flame together as he rode down to Camelot। पोइट आगे ये बोलते हैं, जो उनके घोड़े की सीट है, सैडलर मतलब सीट जो लेदर से बनी हुई है, वो ज्वेल्ड है मतलब सजी हुई है, स्टोन से सजी हुई है। और वो क्लाउडलेट अनक्लाउडेड मतलब क्लाउडलेस वेदर, जहां पर बादल नहीं है और आकाश पूरा ब्लू है, साफ है, उस ब्लू साफ आकाश में वो घोड़े की चमकती हुई सीट जो लेदर से बनी हुई है वो चमक रही है, शाइन कर रही है। द हेलमेट एंड द हेलमेट फेदर। और उन्होंने जो हेलमेट पहन रखा है उस हेलमेट में एक फेदर लगा हुआ है, पंख लगा हुआ है। burned like one burning flame together as he rode down to Camelot। और ऐसा लगता है जैसे वो पंख जो हेलमेट में लगा हुआ है वो आग की तरह चमक रहा हो जब वो कैमलॉट के कासल की तरफ बढ़ रहे हैं। As he often through the purple night, below the starry cluster bright, some bearded meteor, trailing light, moves over green shallot। यहाँ पोएट लेंसलॉट के हेलमेट को एक मेटियोर से यानी कि एक शूटिंग स्टार से कंपेयर करते हैं। और वो क्या कहते हैं कि जब एज ऑफन थ्रू द पर्पल नाइट, जब नाइट का कलर पर्पल हो जाता है, मीन्स जब रात में रात का कलर पर्पल रहता है, उस वक्त जब तारों का एक ग्रुप एक साथ रोशनी देता है, तब ऐसा लगता है कि जो लैंसलॉट का पंखों वाला बियर्डेड मेटियोर पंखों वाला हेलमेट है वो एक शूटिंग स्टार की तरह लगता है। ट्रेलिंग लाइट मूव्स ओवर ग्रीन शैलॉट। और जब वो हेलमेट शैलॉट की तरफ यानी कि उस आइलैंड की तरफ से होकर गुजरता है तो वो एक पीछे अपनी रोशनी छोड़ जाता है। His broad clear brow in sunlight glowed, on burnished hoofs his war horse strode, from underneath his helmet flowed his coal black curls as he rode down to Camelot। पोइट आगे ये बोलते हैं कि सर लेंसलॉट का चौड़ा माथा, हिज ब्रॉड क्लियर ब्रो, उनका जो चौड़ा माथा है वो सनलाइट धूप में चमकता है। ऑन बर्निश हूव्स हिज वॉर हॉर्स ट्रोड, और जो जिस घोड़े पर वो सवार हैं उस घोड़े की नाल, हूव्स मतलब नाल, वो इतनी अच्छे से पॉलिश की हुई है कि वो चमक रही है। फ्रॉम अंडरनेथ हिज हेलमेट फ्लोट हिज कोल ब्लैक कोल्स एज ही रोड डाउन टू कैमलॉट। और जब वो कैमलॉट की तरफ आगे जा रहे हैं तो उनके हेलमेट से निकले हुए कोयले जैसे काले बाल जो घुंघरालू हैं वो हवा में लहरा रहे हैं।
From the bank and from the river, he flashed into the crystal mirror. Terra Clara by the river sang some Lancelot. जब वो कैमलॉट की तरफ जा रहे हैं सर लैंसलॉट, तो नदी से होते हुए उनकी छवि उस लेडी ऑफ शैलॉट की जादुई शीशे में फ्लैश करती है, मतलब चमकती हुई दिखाई देती है। और वो एक गाना गाते हैं, सर लैंसलॉट एक गाना गाते हैं, टेरा लेरा, जब वो नदी किनारे से होकर के कैमलॉट की तरफ जाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो टेरा लीला वर्ड है, ये विलियम शेक्सपियर के विंटर टेल्स के ड्रामा से लिया गया है। She left the web and she left the loom. She made 3 paces through the room. She saw the water lily bloom. She saw the helmet and the plume. She looked down to Camelot. उस इमेज को देखने के बाद लेडी ऑफ शैलॉट ने क्या किया? शी लेफ्ट द वेब, जो वो कपड़ा बुन रही थी उसने वो कपड़ा बुनना छोड़ दिया। शी लेफ्ट द लूम, और जिस हैंडलूम के अंदर वो कपड़ा बुन रही थी वो हैंडलूम भी उसने छोड़ दिया। शी मेड 3 paces थ्रू द रूम, और उसने अपने रूम के 3 चक्कर लगाए। शी सॉ द वाटर लिली ब्लूम, और उसने पानी में लिली के खिलते हुए फ्लावर्स को देखा। शी सॉ द हेलमेट एंड द प्लूम, और उसने सर लैंसलॉट का हेलमेट देखा और हेलमेट में लगा हुआ प्लूम मतलब पंख देखा। शी लुक डाउन टू कैमलॉट, और उसने रियल वर्ल्ड को डायरेक्टली अपनी आंखों से देखा, क्योंकि वो रियल वर्ल्ड को नहीं देख सकती, यही उसके ऊपर श्राप है। वो सब कुछ मिरर के थ्रू ही देखती थी, लेकिन फाइनली यहाँ उसने कैमलॉट के नीचे रियल वर्ल्ड को देखा। Out flew the web and floated wide, the mirror cracked from side to side, the curse is come upon me, cried Lady of Shalott. जो वो कपड़ा बुन रही थी वो हवा में लहराते हुए बाहर निकल गया। एंड द मिरर क्रैक फ्रॉम साइड टू साइड, और वो जादुई शीशा, जादुई मिरर साइड से क्रैक होने लग गया। द कर्स इज कम अपॉन मी क्राइड, और वो लेडी ऑफ शैलोट बहुत जोर से चिल्लाई कि जो श्राप मेरे ऊपर था, अब वो मेरे ऊपर कहर बरसाएगा। इसका मतलब कोई बहुत बड़ी मुसीबत मेरे ऊपर आने वाली है। In the stormy east winds raining, the pale yellow woods were raining, the broad stream in his bank complaining, heavily the low sky raining over Tower Camelot. अब उस लेडी के कैमलॉट के नीचे की तरफ देखने के बाद नेचर में क्या क्या चेंज आते हैं, पोइट हमें आगे बताते हैं। इन द स्टॉर्मी ईस्ट विंड ट्रेनिंग, पूर्वी दिशा की तरफ से तूफानी हवाएं चलने लगी, और उन्हीं हवाओं की वजह से द पेल येलो वुड वर वेनिंग, जो पेड़ों के ऊपर पीले रंग के पत्ते थे वो टूटकर गिरने लगे। एंड द ब्रॉड स्ट्रीम इन हिज बैंक कंप्लेनिंग, नदी के किनारे जो पानी था वो भी शिकायत करने लगा। हैविली द लो स्काई रेनिंग ओवर टावर कैमलॉट, और कैमलॉट के टावर के ऊपर आसमान से तेजी से बारिश होने लगी। Down she came and found a boat, beneath a willow lay afloat, and round about the pro she rode, Lady of Shalott. अब लेडी ऑफ शैलॉट अपने आप को सेव करने के लिए क्या करती है? डाउन शी केम, वो नीचे उतरती है, एंड फाउंड अ बोट बीनीथ अ विलो ले अफ्लोट, विलो ट्री के नीचे उसे एक खाली बोट मिलती है। एंड राउंड अबाउट द प्रो शी रोड, और उस बोट के एक हिस्से में वो अपना नाम लिखती है, लेडी ऑफ शैलॉट। और वो ये नाम क्यों लिखती है आगे पता चलेगा। And down the river's dim expanse, like some bold sneer in trance, seeing all his own mischance, with a glassy countenance, did she look to Camelot. अब पोइट हमें आगे ये बताते हैं कि लेडी ऑफ शार्लॉट ने अपना फ्यूचर देखा। उसने क्या देखा? एंड डाउन द रिवर्स डिम एक्सपेंस, उसने बहती हुई नदी की गहराई मापी। एंड लाइक सम बोल्ड स्नियर इन ट्रेंस, स्नियर मतलब जो भविष्य बताते हैं, और उसने भविष्य बताने वालों की तरह अपना फ्यूचर देखा। सीइंग ऑल हिज ओन मिसचैंस, और वो ये रियलाइज करती है कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। मिसचैंस मतलब कुछ रॉन्ग होने वाला है। विद अ ग्लासी काउंटेनेंस डिड शी लुक टू कैमलॉट, और उसके साथ कुछ गलत होने वाला है, लेकिन जब वो कैमलॉट की तरफ देखती है तो उसके चेहरे पर एक चमक रहती है। And at the closing of the day she loosed the chain and down she lay. The broad stream bore her far away, Lady of Shalott. जैसे जैसे दिन ढलता जाता है इसके बाद वो क्या करती है? She loosed the chain and down she lay. वो नाव से बंधी हुई चेन को खोल देती है। And down she lay, और उस नाव में वो लेट जाती है। The broad stream bore her far away. Broad stream मतलब बहती हुई जो तेज नदी है वो उसको बहा ले जाती है दूर कहीं, Lady of Shalott. Lying dropped in snowy white that loosely flew to left and right,
the leaves upon her falling light, through the noises of the night, she floated down to Camelot. आगे हमें ये बताते हैं कि नाव में लेटी हुई लेडी ऑफ शैलॉट ने बर्फ जैसा सफेद एक गाउन पहना हुआ है जो हवा में लेफ्ट और राइट की तरफ फ्लो कर रहा है। दैट लीव्स अपॉन हर फॉलिंग लाइट, और लेटी हुई लेडी ऑफ शैलॉट के ऊपर पेड़ों के हल्के हल्के पत्ते उसके ऊपर गिर रहे हैं। थ्रू द नॉइसेस ऑफ द नाइट शी फ्लोटेड डाउन टू कैमलॉट, और रात की हल्की आवाज में वो तैरती हुई कैमलॉट की तरफ जा रही थी। And as the boat had wound along the willowy hills and fields among, उसकी नाव बहती हुई हिल्स और खेतों के बीच में से होती हुई कैमलॉट की तरफ जा रही थी। They heard her singing her last song. They, जो कैमलॉट के लोग थे, उन्होंने उसको गाते हुए सुना जो उसका लास्ट सॉन्ग था, द लेडी ऑफ शैलॉट। Heard the carol mournful holy, chanted loudly, chanted lowly, till her blood was frozen slowly, and her eyes were darkened wholly, turned to Tower Camelot. पोइट आगे हमें ये बोलते हैं कि उस लेडी ने एक मॉर्नफुल सॉन्ग, एक धार्मिक सॉन्ग और एक पवित्र सॉन्ग गाया। चैंटेड लाउडली, चैंटेड लोली, कभी धीरे गाया तो कभी तेज। टिल हर ब्लड वॉज फ्रोजन सोली, और वो तब तक गाती रही जब तक उसका खून जम नहीं गया। एंड हर आइज वर डार्कन होली, और उसकी आंखें काली नहीं पड़ गईं पूरी तरह से। टर्न टू टावर कैमलॉट, जब वो कैमलॉट की तरफ उसकी बोट टर्न कर गई। For ere she reached upon the tide, the first house by the water side, singing in her song she died, Lady of Shalott. थकी हुई लेडी ऑफ शैलॉट पानी में बहती हुई कैमलॉट के पहले घर में पहुंची। सिंगिंग इन हर सॉन्ग शी डाइड, और गाना गाते गाते उसकी डेथ हो गई, लेडी ऑफ शैलॉट। Under tower and balcony, by garden wall and gallery, a gleaming shape she floated by, dead pale between the houses high, silent into Camelot. अब उसकी नाव कैमलॉट की टावर, बालकनी, गार्डन वॉल एंड गैलरी की तरफ पहुंच गई थी। ग्लीमिंग शेप शी फ्लोटेड बाय, और बहती बहती उसकी जो शेप थी उसकी शेप में भी चमक थी। ग्लीमिंग मतलब चमक। डेड पेल बिटवीन द हाउसेस हाई, वो कैमलॉट के हाउसेस बड़े बड़े घरों के पास पहुंच गई थी लेकिन पूरी तरह से पीली हो चुकी थी। साइलेंट इनटू कैमलॉट, और अब वो गाना नहीं गा रही थी क्योंकि वो मर चुकी थी। आउट अपॉन द रॉक दे केम, नाइट एंड बर्गर, लॉर्ड एंड डेम, एंड राउंड द प्रो दे रेड हर नेम, लेडी ऑफ शैलॉट। रॉफ मतलब घाट। अब उस घाट पर जहाँ उसकी नाव पहुंच गई थी वहां लोग इकट्ठा हो गए। कौन कौन से लोग आए? नाइट्स, योद्धा आए। बर्बर मतलब जो अरिस्टोक्रेटिक लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं। लॉर्ड्स आए, और डेन मतलब विमेन इकट्ठा हो गई उसको देखने के लिए। एंड राउंड द प्रो दे रेड हर नेम, नाव पर जो राउंड की तरफ उसने ना अपना नाम लिखा था उस नाम को वो सभी लोग पढ़ने लग गए। क्या नाम लिखा था? द लेडी ऑफ शैलॉट। Who is this and what is here? And in the lighted palace near died the sound of royal cheer, and they crossed themselves for fear, all the knights at Camelot. इसको देखने के बाद लोग बातें करने लगे। Who is this and what is here? ये कौन है और ये यहाँ पर क्या है? And in the lighted palace near died the sound of royal cheer. Lighted palace मतलब कैमलॉट का जगमगाता हुआ जो पैलेस है उसमें से रॉयल चेयर पार्टी की, जो रॉयल पार्टी की जो आवाजें आ रही थी वो सब डाइड, शांत हो गई। एंड दे क्रॉस्ड देमसेल्फ फॉर फियर, ऑल द नाइट्स एट कैमलॉट। किंग आर्थर के राउंड टेबल पे जो नाइट्स थे वो सब घबरा गए और उन्होंने क्या किया? अपने ऊपर क्रॉस का साइन बना दिया। बट द लैंसलॉट म्यूज अ लिटिल स्पेस, लेकिन उनमें से एक नाइट जिनका नाम सर लैंसलॉट था वो उस लेडी की तरफ आगे गए और उन्होंने क्या कहा? शी हैज़ अ लवली फेस, लेडी का चेहरा कितना सुंदर है, कितना प्रिटी है। गॉड इन हिज मर्सी लेंट हर ग्रेस, भगवान इसके ऊपर दया करे। द लेडी ऑफ शैलॉट। फ्रेंड्स, यहाँ हमारी लॉन्ग पोम खत्म होती है। मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।